लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैरेक्टर टेबल कंस्ट्रक्ट करना पढ़ लिया था. दिस इज योर होस्ट डॉक्टर सलीम जावेद फ्रॉम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी. The course name is Certificate in the Computational Chemistry. In the last class, we have already learned how to construct the character table. Now, we are going to the representation. There are two kinds of representations are there. Number one, reducible representation. Number one, reducible representation. Number two, irreducible representation. Irreducible representation. Okay. The reducible representations are also have some part. ध्यान दीजिए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी कई तरह के होते हैं. नंबर वन, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बेसिस. नंबर टू, वेक्टर बेसिस. नंबर थ्री, एंगल बेसिस. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो बेसिस है, उसके बाद वेक्टर बेसिस, उसके बाद एंगल बेसिस. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बेसिकली हम लोग आईआर मोड या रमन मोड शो करते हैं, और वेक्टर बेसिस में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करते हैं, और एंगल बेसिस में हम लोग बेसिकली बेंडिंग वाइब्रेशन डिटरमाइन करते हैं. तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. मान लीजिए 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बेसिस पर आया कि डिटरमाइन द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, बोल रहे हैं डिटरमाइन द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ H2O. ओके, हमारे पास बेसिकली मॉलिक्यूल है H2O, और हम लोग जानते हैं H2O में पॉइंट ग्रुप होता है C2V, और हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं E, C2, सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ. ओके, तो यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, फिर लिखते हैं कंट्रीब्यूशन पर एटम, उसके बाद लिखते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, देखिए होता कैसा है और कैसे होगा, समझिएगा. हमारे पास बेसिकली वो 3n कोऑर्डिनेट बेसिस चल रहा है. ये तो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है. समझिएगा, सबसे पहले जब हम लोग ने इस पर E लगाया, E मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट अप्लाई किया, तो एक बात ध्यान देते हैं, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसमें जो एटम्स हैं वो अपनी ही पोजीशन पर रहते हैं. इसका मतलब जो एटम से 3 के 3 एटम्स अपनी ही पोजीशन पर रहे, तो E लगाने पर नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स बेसिकली हमारे पास आ गए यहाँ पे 3. कोई प्रॉब्लम नहीं. C2 जब हम लोग ने करा, जब C2 रोटेट करेंगे यहां से, तो हमारे पास ये जो H है ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, और C2 करने पर केवल ऑक्सीजन ही अपनी जगह पर रहेगा. और जब ऑक्सीजन अपनी जगह पर रहेगा, तब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितना होगा? 1. ठीक है, इसके बाद हमारे पास मान लीजिए हम लोग XZ लगा रहे, और एक बात याद रखना, ये वाली एक्सिस है X हमारे पास, ये वाली एक्सिस है Z हमारे पास. ध्यान दो,
तो अगर हम लोग सिग्मा एक्स जेड लगाएं, सिग्मा एक्स जेड लगाएं, तो देखते हैं नंबर ऑफ एटम, अनशिफ्टेड एटम कितने आएंगे 3, जबकि वाई एक्सिस जो है ऊपर की साइड है, तो वाई से लगाएंगे हम लोग वाई जेड, तो हमारे पास केवल ऑक्सीजन अपनी ही जगह पर रहेगा। तो बेसिकली वाई जेड प्लेन तो यही है ना, तो हम लोग के पास केवल ये रहेगा। तो हमारे पास आया 3 1 3 1। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है बेसिकली 3। जो C2 है उसका कंट्रीब्यूशन होता है -1, हमने आप लोगों को पढ़ाया था ये। और जितने भी सिग्मा होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1। इसका मल्टीप्लाई करो, 9 -1 3 1, एंड दिस इज द 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर, दिस इज द 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ H2O। तो हम लोग के पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन H2O के लिए ये मिला है 9 -1 3 1, 9 -1 3 1। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत इजी है। मान लीजिए अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो सिस ब्यूटाडाइइन है, सिस 1,3 ब्यूटाडाइइन। चलिए कोशिश करते हैं इसके लिए भी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी आएगी यहां से, ठीक है। देखिए अब सिस ब्यूटाडाइइन के लिए आइडेंटिटी लगाई, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, सारे के सारे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम रहेंगे। जब सारे के सारे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम रहेंगे तो कितने हो गए टोटल मिला के हमारे पास? 6 हाइड्रोजन एंड 4 कार्बन, 10 10। जब C2 अप्लाई किया हम लोग ने तो सारे के सारे रोटेट हो जाएंगे, तो कोई भी अनशिफ्टेड एटम नहीं रहेगा, C2 है 0। सिग्मा XZ तो ये प्लेन में ही है, तो सारे के सारे कट हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे अपनी ही पोजीशन पर रहेंगे, तो ये हो जाएगा 10। और सिग्मा YZ, यही सिग्मा YZ भी है, तो हमारे पास कितना बचेगा? सारे एटम शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो गया 0। इसके बाद कंट्रीब्यूशन E का होता है 3, C2 का होता है -1, सिग्मा के होते हैं 1 1। ये हो गया 30 0 10 0। तो बेसिकली हमारे पास 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हमारे पास आया, 30 0 10 0। फिर आप लोग समझें, मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। देखिए क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरोबेंजीन का भी पॉइंट ग्रुप C2V ही है, क्लोरोबेंजीन का भी पॉइंट ग्रुप C2V ही है। तो क्लोरोबेंजीन लिया, तो बेसिकली क्लोरोबेंजीन जो बना वो ऐसा आया, ये है Cl। और हर जगह हम लोग को पता है H H H H और H है। प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास ये आई C2 C2। तो जब हम लोग ने आइडेंटिटी एलिमेंट लगाया तो बेसिकली इसमें कितने एटम्स हैं? 6 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, देखिए 6 कार्बन, 5 हाइड्रोजन 11 एंड 1 Cl 12। तो बेसिकली हमारे पास जो है 12 एटम्स हैं यहां पर, 6 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और ये 12 एटम्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो जब हम लोग ने अप्लाई किया E तो कितना आया यहाँ पर? 12,
ठीक है। जब C2 अप्लाई किया तो C2 अप्लाई करने में हमारे पास जो एटम्स हैं, देखिए ये क्लोरीन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, बेसिकली कितने एटम्स आए? 4। बेसिकली कितने एटम्स आए? 4, जो अनशिफ्टेड एटम थे। सिग्मा XZ में सारे के सारे ऐसे ही कटेंगे, तो ये हो गया 12, और सिग्मा YZ में कितना आया? 4। तब और कंट्रीब्यूशन होता है, E का कंट्रीब्यूशन 3 होता है, C2 का -1 होता है, इनका 1 1 है। तो हमारे पास बेसिकली 36 -4 12 एंड 4, ये आया इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये आया इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो पिरिडीन मॉलिक्यूल है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो पिरिडीन मॉलिक्यूल है, और पिरिडीन मॉलिक्यूल ये होता है। इसका भी पॉइंट ग्रुप जो होता है वो C2V ही होता है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस यहां से आई, C2 है ये। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं, तब हम लोग देखते हैं, देखिए जब E लगाया तो बेसिकली इसमें 6 + 5 11 एटम्स हैं, तो 11 आया आइडेंटिटी एलिमेंट में। C2 लगाया तो C2 देखते हैं केवल एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन, तो 3 एटम्स है। सिग्मा XZ लगाया तो देखिए पूरा प्लेनर है, तो प्लेन से कट के जाएगा, ये 11 है। जबकि सिग्मा YZ ये सामने से ही प्लेन आ रहा है, सिग्मा YZ वाला प्लेन, तो ये YZ प्लेन है, तो बेसिकली कितना आ गया? 3 एटम्स, अनशिफ्टेड एटम्स। और कंट्रीब्यूशन, E का कंट्रीब्यूशन 3 होता है, C2 का कंट्रीब्यूशन -1 होता है, ये तो 1 1 है। तो बेसिकली हमारे पास आ गया ये 33 -3 11 एंड 3। तो ये जो हुआ, ये हुआ है हमारे पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बेसिस पर पिरिडीन का। ये नेट में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास जो एटम है, मान लीजिए अब हमारे पास जो एटम है वो अमोनिया मॉलिक्यूल है। तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है, जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है, पॉइंट ग्रुप होता है उसका C3V। जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है उसका पॉइंट ग्रुप होता है C3V। C3V हमारे पास E होता है, 2C3 है, और 3 सिग्मा V है। राइट, यहां आएगा नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, कंट्रीब्यूशन पर एटम, और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। समझिएगा, समझिएगा, जब E है, E लगाएंगे तो E में तो 4 एटम्स के 4 एटम्स ही आएंगे। C3 में देखो, जो C3 है इससे रोटेट करेंगे तो सारे रोटेट हो जाएंगे नाइट्रोजन को छोड़कर। जो C3 है उससे रोटेट करेंगे तो नाइट्रोजन को छोड़कर सारे रोटेट हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन को छोड़कर सारे रोटेट हो जाएंगे, क्योंकि यहां से C3 लग रहा, तो सारे रोटेट हो गए, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम तो 1 ही हुआ केवल। जब सिग्मा V लगाएंगे तो सिग्मा V तो यहां से आएगा। जब यहां से आएगा तो देखो एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन से होकर जा रहा, तब हमारे पास नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने होंगे? 2। कंट्रीब्यूशन, E का कंट्रीब्यूशन 3 होता है, C3 का कंट्रीब्यूशन हमारे पास 0 होता है, और सिग्मा का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो ये होगा 12 0 2। तो बेसिकली हमारे पास
C3V का, बेसिकली हमारे पास C3V का भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गया। ओके, चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास है N2F2, मान लीजिए हमारे पास है N2F2 और वो भी ट्रांस N2F2, राइट। और इसके लिए हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे हैं। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका पॉइंट ग्रुप हम लोग जानते हैं C2H। इसमें होता है एलिमेंट E होता है, C2 होता है और I होता है और एक सिग्मा H होता है। ठीक है, हमारे पास है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, हमारे पास नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, फिर कंट्रीब्यूशन पर एटम और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो सबसे पहले ई लगाओ। जो ई होगा, ई में कितने एटम्स हैं? 4, तो अपनी जगह पर रहेंगे, अनशिफ्टेड कोई नहीं होगा। जब C2 लगाएंगे तो देखिए C2 यहां से आएगा, परपेंडिकुलर है, यहां से रोटेट करेंगे हम लोग तो सारे एटम्स होंगे वो रोटेट हो जाएंगे। जब सारे एटम रोटेट हो जाएंगे तो C2 में कितना आएगा? यहाँ पर 0। आई का मतलब होता है पूरे इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा तो दोनों एन एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, एफ एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे तो 0। सिग्मा एच तो परपेंडिकुलर कटेगा तो 4 के 4 एटम इसमें कट हो जाएंगे। और कंट्रीब्यूशन, ई का कंट्रीब्यूशन होता है 3, C2 का कंट्रीब्यूशन -1, आई का -3 और सिग्मा एच का 1। तो रिड्यूसिबल के लिए 12004, तो ये 12004 जो है ये है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसका? ट्रांस N2F2 का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे रफ कर दे रहे हैं हम। देखिए, अब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे हैं हम लोग। अब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करने जा रहे हैं BF3 मॉलिक्यूल का। ओके, देखिए BF3 मॉलिक्यूल का रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। ये है BF3। देखो बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है ये है BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है। और BF3 मॉलिक्यूल के लिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हम लोगों के पास BF3 मॉलिक्यूल के लिए बेसिकली हमारे पास पॉइंट ग्रुप क्या है? पॉइंट ग्रुप है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास पॉइंट ग्रुप क्या है? पॉइंट ग्रुप है हमारे पास D3H, राइट। तो D3H अगर पॉइंट ग्रुप है हमारे पास, तब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट होते हैं D3H में वो देख लो। देखिए, D3H की कैरेक्टर टेबल अगर हम लोग देखें तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है। E है, 2C3 है, 3C2 है, फिर 1 सिग्मा H है, 2S3 है और इन द लास्ट 3 सिग्मा V है। ठीक है, ये जो हमारे पास है बेसिकली, तो हमारे पास है क्या? हमारे पास D3
D3H की कैरेक्टर टेबल है और D3H की कैरेक्टर टेबल में हमारे पास E है, उसके बाद 2C3 है, फिर हमारे पास 3C2 है, फिर हमारे पास सिग्मा H है, फिर हमारे पास 2S3 है और इन द लास्ट 3 सिग्मा V है। तो ये सारे सिमिट्री एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ध्यान दें आप लोग, ये हो गए हमारे पास सारे सिमिट्री एलिमेंट। और यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, फिर होता है कंट्रीब्यूशन पर एटम, और फिर होता है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलो कोशिश करते हैं ये भी करने के लिए। ध्यान दीजिए, जो आपका BF3 मॉलिक्यूल है, जो आपका BF3 मॉलिक्यूल है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस आती है सीधी, प्रिंसिपल एक्सिस आती है ये वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस है, C3। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग ने, आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग ने लिया, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा इसमें, 4। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने हो जाएंगे, 4। C3, बच्चे जब C3 रोटेट करेंगे ना हम लोग, देखो ये देखो, ये C3 रोटेट हो रहा है, ये C3 रोटेट हो रहा है। जब C3 रोटेट करेंगे तो B के अलावा कुछ रोटेट, B के अलावा सारे अपनी अपनी जगह से हट जा रहे, तो केवल B एटम ही अपनी जगह पर रहा। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितना होगा, 1। फिर कह रहे हैं C2, तो ध्यान दें आप लोग, जो C2 है इसमें, वो C2 देखो ऐसा है बेसिकली, तो जो C2 होगा वो C2 देखो यहां से आएगा ऐसा C2। तो C2 में देखते हैं कि हमारे पास देखिए 2 आइटम जो थे ये वाले, ये अपनी जगह पर है, बाकी तो शिफ्ट हो गए। तो C2 में क्या आया, 2 सिग्मा H। और ध्यान दीजिए आप लोग, देखो बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए ये जो है ये है C3 है, तो सिग्मा H तो इसके परपेंडिकुलर आएगा, और परपेंडिकुलर में ये सिग्मा H है। देखिए सिग्मा H में क्या है, सारे के सारे एटम अपनी ही पोजीशन पर रहेंगे, तो कितना हो गया बेसिकली, ये 4। ठीक है, अच्छा S3 क्या होता, S3 होता है C3 प्लस सिग्मा, S3 क्या होता है, C3 प्लस सिग्मा। अच्छा C3 जैसे ही हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिए, S3 क्या होता है, C3 प्लस सिग्मा, और C3 जैसे ही हमने किया, रोटेट किया, तो देखो सारे एटम रोटेट हो गए, केवल B अपनी जगह पर रहा, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड कितना होगा, 1। और सिग्मा V, जब जब सिग्मा V जो हमारे पास है, वो सिग्मा V देखिए बेसिकली, सिग्मा V बेसिकली कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हमारे पास सिग्मा V आया, ऐसे कट होगा, तो इसमें 2 एटम B और पीछे वाला हाइड्रोजन ही कट होगा, उससे होकर जाएगा, बाकी ये तो दो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड कितने होंगे, 2। E का कंट्रीब्यूशन होता है हमारे पास 3, C3 का कंट्रीब्यूशन होता है 0, C2 का -1, सिग्मा H1, S3, S3 का कंट्रीब्यूशन होता है -2, और सिग्मा V का 1। तो ये हो गया 12, 0, -2, 4, -2 और 2। ये जो आया है, ये जो आया है हमारे पास, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ D3H मॉलिक्यूल, यानी कि BF3 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, ये तो बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। एक और मॉलिक्यूल देख लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। और टेट्राहेड्रल में CH4 मॉलिक्यूल देखते हैं हम लोग। ओके,
टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में हम लोग क्या देखते हैं, CH4 मॉलिक्यूल देखते हैं। देखो कैसे देखेंगे, हम लोग अब निकालने जा रहे हैं CH4 मॉलिक्यूल के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हेल्प से रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो अभी हम बताते हैं आप लोगों को। तो हम लोगों को कैरेक्टर टेबल देखें, आप लोग को जब भी दिया रहेगा तो कैरेक्टर टेबल दी हुई होगी, बिना कैरेक्टर टेबल के आपको निकालने के लिए नहीं देंगे। ठीक है, तो देखिए ये है कैरेक्टर टेबल, इसके लिए बेसिकली टीडी के लिए, टीडी यानी कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के लिए, टीडी पॉइंट ग्रुप के लिए। तो ये टीडी है हमारे पास, तो समझिएगा तो टीडी में हमारे पास है ई है, ई के बाद हमारे पास 8C3 है, 8C3 के बाद 3C2 है, और 3C2 के बाद 6S4 है, और हमारे पास 6 सिग्मा डी है, 6 सिग्मा डी है। ठीक है, हम लोग लिखते हैं इसके लिए, ध्यान दीजिए। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हम लोग एक बार बना लें, तो देखिए देखिए ये जो है मॉलिक्यूल, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हमारे पास जो हुआ है, आया है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, फिर आया है कंट्रीब्यूशन पर एटम, और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल थोड़ा सा ज्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए प्लीज ध्यान से समझना आप लोग। ये है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। ओके, देखो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम बेसिकली इसमें कितने हैं, 5, जब आइडेंटिटी एलिमेंट अप्लाई किया जाएगा। अब देखिए जब C3 अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो C3 यहां से अप्लाई करेंगे, राइट। जब C3 यहां से अप्लाई करेंगे तो एक, ध्यान दीजिए, जब C3 अप्लाई करेंगे तो देखिए केवल और केवल जो रोटेट होगा वो ऐसा रोटेट होगा, ऐसा रोटेट होगा। और जब ऐसा रोटेट होगा, देखिए ऐसा रोटेट होगा, तो केवल एक ऊपर वाला एटम और कार्बन ही अपनी जगह पर है, बाकी 3 तो रोटेट हो रहे। तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम 2। यदि हम बात करें C2 की, यदि हम बात करें C2 की, तो हम लोग देखते हैं जो C2 होगा, देखिए वो यहां से होकर जाता है, जो C2 होता है वो यहां से होकर जाता है, यहां से। तो ये दोनों एटम जो होंगे वो अपनी जगह पे यहाँ आ जाएंगे, और दोनों एटम यहाँ। तो C2 जो है बेसिकली यहां से होकर जा रहा है। जब C2 यहां से होकर जाएगा तो हमारे पास केवल और केवल सेंटर का ही एटम बचेगा, और कोई एटम नहीं बचेगा। S4 का मतलब होता है C4 प्लस सिग्मा। जब इसको 90 पे रोटेट किया जाएगा तो कार्बन को छोड़कर, सेंटर छोड़कर कोई भी रोटेट नहीं होगा। और सिग्मा डी, तो सिग्मा डी देखिए प्रिंसिपल एक्सिस अपनी ये थी, सिग्मा डी इसी के साथ आएगा, ये सिग्मा डी है बेसिकली। तो सिग्मा डी में कितने एटम जो है अनशिफ्टेड है, 3, बाकी 2 तो रिफ्लेक्ट हो गए, तो ये आएंगे हमारे पास 3। तो बहुत इजी है। कंट्रीब्यूशन, ई का कंट्रीब्यूशन होता है 3, C3 का होता है 0, C2 का होता है -1, S4 का होता है -1, जितने भी सिग्मा होते हैं उनका होता है 1। 15, 0, -1, -1, 3। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास रिड्यूसिबल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीडी है। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप लोग जितने भी हमने कराए हैं आप लोग उसको अच्छी तरह से अपने आप ही बिना देखे, आप कैरेक्टर टेबल देख सकते हो, इंटरनेट पे दी हुई है, उसकी हेल्प से, कैरेक्टर टेबल की हेल्प से सारे अपने आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करें। अगर आप लोग OH भी कर सकें अपने आप तो OH होमवर्क है। OH मतलब कि ऑक्टाहेड्रल, ये आप लोग अपने आप ही कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए या क्वेरीज के सेशन के लिए। अभी हम स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पर।